हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और कक्षा 10 के लिए साइंस चल रहा है, भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। और पढ़ा क्या रहे हैं हम यहाँ पे, इसके आंकिक प्रश्नों को हल करा रहे हैं। कैसे इनके आंकिक प्रश्नों को हल किया जाए, कैसे सही उत्तर लाया जाए, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं बहुत शॉर्टकट पढ़ाता हूँ भाई, क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट तरीके से मैं हल करता हूँ, क्योंकि लंबा लिखना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत ज़्यादा बोर कर देता हूँ, वैसे भी मैं पढ़ाते हुए बहुत ज़्यादा बोर कर देता हूँ। तो अभी आगे हम चलेंगे। 16 नंबर जो अध्याय है इसकी शुरुआत करेंगे। ये हमारे पास अध्ययन की किताब है, और अगर आपके पास राजीव की किताब है तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन हमको शुरू करना है, बातों को समझना है। यहाँ पे कौन कौन से सूत्र लगने वाले हैं इनके बारे में हमको समझना है और बातों को आगे बढ़ाना है। तो चलिए पहले सूत्रों पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन में जो पहला सूत्र हमें प्रयोग में आता है वो होता है इसके अपवर्तनांक, स्नेल का नियम जिसे कहा जाता है। वहाँ पे होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ये जो होता है नियतांक होता है, और यही नियतांक इसका अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, अपवर्तनांक कहलाता है, यही इसका नियतांक, यही अपवर्तनांक कहलाता है। अब ये किस प्रकार से होता है देखेंगे। जब ऐसे परावर्तक तल है, पर पृथककारी पृष्ठ है, ऊपर एक मीडियम 1 है, माध्यम 1, नीचे माध्यम 2 है। प्रकाश की किरण ऐसे आती है जो अभिलंब के साथ में आई कोण बनाती हैं, और जब निकलती हैं तो वो आर कोण बनाते हुए जाती हैं। और ऐसे में जो यहाँ पे साइन आई अपन साइन आर बन रहा है, ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है पहले के सापेक्ष। इसको कहा जाता है अपवर्तनांक, ये दूसरे का है, पहले के सापेक्ष है। इसको साइन आई अपॉन साइन आर से ज्ञात किया जा सकता है। तो ये रहा आपका अपवर्तनांक, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। तो इतना आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे एक और इसी में अपवर्तनांक में एक कड़ी और जुड़ती है, कहा जाएगा अपवर्तनांक 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 यानी कि दूसरे का पहले के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है, ये हम निकाल सकते हैं। अगर हमको अलग से दिया जाए, दूसरे का अपवर्तनांक दिया जाए और पहले का अपवर्तनांक दिया जाए, तो दूसरे को ऊपर लिखा जाएगा और पहले को नीचे लिखा जाएगा। जैसे कि अगर हम कह दें कि इसका अपवर्तनांक भी, जो पहला माध्यम इसका अपवर्तनांक n1 है, दूसरा जो माध्यम इसका अपवर्तनांक n2 है, कुछ सवालों में ऐसा दिया जाता है। तो ऐसे में जो दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष निकालेंगे तो दूसरा बटे पहला का अपवर्तनांक ये रखा जाएगा। और अगर हम कहें कि साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होगा तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, ये भी बराबर होगा। ओके, तो ये रहा आपका अपवर्तनांक में संबंध। और एक प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में एक संबंध होता है, वो भी हम देख लेते हैं। अगर कहा जाए 1 and 2, यहाँ पे n2 अपॉन n1 है, तो इसका ठीक अपोजिट v1 अपॉन v2 क्या होता है, ये अपवर्तनांक के बराबर होता है। यानी प्रकाश की चाल अगर यहाँ पे v1 है और यहाँ पे प्रकाश की चाल v2 है दूसरे माध्यम में, तो ये जो अपवर्तनांक हो जाता है वो इस प्रकार से हो जाता है। तो जहाँ पे हम कहते हैं कि जो हमारा जो है अपवर्तनांक वो v1 अपॉन v2 के बराबर है। ठीक, उसका ठीक अपोजिट चलता है। तो ये अपवर्तनांक के बारे में एक खास बात होगी। और अगर ये प्रकाश या फिर प्रकाश जो है निर्वात या फिर वायु से हो, माध्यम से होकर के आ रहा है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल देखेंगे दूसरे, जैसे कि यहाँ पे कहा जाए, यहाँ पे वायु है, वायु कह दिया जाए या फिर निर्वात कह दिया जाए, दोनों ही माध्यमों में लगभग समान रहता है प्रकाश की चाल। इस वजह से यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। यहाँ पे कोई माध्यम है तो यहाँ पे प्रकाश की चाल v1 है, और प्रकाश की चाल यहाँ पे c लिखा जाता है। तो देखिए, वायु में प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो v1 को c से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पे जो माध्यम में प्रकाश की चाल है उसको v2 के बजाय v लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। ऐसे में जो माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा, ठीक है,
ये माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो किसके बराबर हो जाएगा, C/V के। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन आप केवल इसको याद रखें, ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला रहेगा जो हर एक स्थिति में आपका काम करेगा, चाहे वो प्रकाश अपन निर्वात से वायु में आए या फिर वायु से फिर किसी भी माध्यम में जाए, सब जगह काम करेगा। और अंतिम एक सूत्र बच जाता है, वो ये होता है कि जैसे 1n2 दिया गया है तो ये बराबर हो जाएगा 1/2n1 के, उसका ठीक अपोजिट। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हैं 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1। ठीक है, ये इसका इनवर्स जो होता है उसका अपोजिट होता है। ये उत्क्रमणियता के कारण होता है, जो प्रकाश की किरण इसमें से पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाएगी, तो उसका ठीक अपोजिट अपवर्तनांक जो निकालने का तरीका होता है, तो वो दोनों एक दूसरे के यहाँ पे अपोजिट होते हैं। आप इसको याद रखें तो ये काफ़ी कुछ काम कर जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे प्रयोग जब करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे इन बातों को। एक चीज़ और बता दें, जैसे कि अगर 3 माध्यम दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला अपवर्तनांक दिया है 1n2 और इंटू 2n3 दिया गया है, इंटू 3n1 दिया गया है, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपके जो किताब में सूत्र दिया गया है वो ANW और इंटू WNG इंटू GNA दिया गया है इक्वल टू 1। अब ये क्या होता है, हवा से पानी में, पानी से गिलास में, कांच में, कांच से हवा में जब ये जा रहा है तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो बस इतने से रहे ये सूत्र। और इनमें अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम सवालों पे चलेंगे और फिर उसके बाद आपको अच्छे से समझाएंगे कि आखिर इसका उत्तर कैसे निकाला जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम उदाहरणों को पहले हल करते हुए चलेंगे। पहले उदाहरण को हल करेंगे, फिर प्रश्न वालों को हल करेंगे, फिर स्वयं को जांचो जो हैं, सब कुछ चीज़ें हल करेंगे और देखते जाएंगे कि इस वीडियो में हम कितना पहुँच पाते हैं। तो पहले उदाहरण को हल करते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण क्रमशः 45 और 30 है। तो यहाँ पे आपतन कोण I बराबर 45, I बराबर 45 दिया गया है और अपवर्तन कोण R बराबर 30 दिया गया है। तब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तब भैया देखो, यहाँ पे प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे का, यहाँ पे अपवर्तनांक निकालना है दूसरे का, वो भी पहले के सापेक्ष। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा काम है। जब भी प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो ये आपतन कोण I अपवर्तन कोण R, ठीक है, ये होता है। तो साइन I अपॉन साइन R जो रहता है वो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है पहले के सापेक्ष। और वहाँ हमसे यही यहाँ पे सेम जगह पूछा भी गया है। तो दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, तो यहाँ पे साइन I, ठीक है, साइन R हो जाएगा। तो साइन I का मतलब यहाँ पे साइन 45 बटे साइन 30। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। साइन 30 का मान जो होता है वो होता है 1/2। यहाँ पे उलट के गुणा हो जाएगा तो 1/√2 गुणते 2/1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। एक छोटी सी बात बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा हल करेंगे तो यहाँ पे आपको 2/√2 हो जाएगा। एक चीज़ आपको बता दें कि √2 गुणते √2 बराबर कितना होता है। आप क्या कहेंगे कि सर 2 होता है। ठीक है, अगर आप कह सकते हैं कि √2 गुणते √2 बराबर 2 होता है, तो मैं कह सकता हूं कि 2 बराबर √2 गुणते √2 भी होता है। तो यानी इसके जगह पे हो सकता है कि √2 गुणते √2 रहे, ताकि एक वाला कट जाए और क्या बचे, हमको √2 बचा रह जाए। तो यानी कि हमने बड़े आराम से इससे इसमें भाग कर दिया तो √2 बच गया। तो हमें जो अपवर्तनांक चाहिए था दूसरे का पहले के सापेक्ष, वो क्या मिल गया, √2 मिल गया। यही अगर आपसे उल्टा कहा होता कि पहले का दूसरे के सापेक्ष निकालना होता है, ठीक है, अपवर्तनांक निकालना होता है दूसरे का पहले का दूसरे के सापेक्ष, अगर आपसे कह दिया जाए तो इसी का ठीक उल्टा कर देंगे, 1/1 कर देंगे और बहुत ही आसानी से 1/ इसका मान रख देंगे √2। ये हो जाएगा पहले का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष। ठीक है, बड़े आराम से मिल गया है। ओके, तो दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है भाई, कहा गया है कि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है।
तो यहाँ पे अपवर्तनांक है किसका, जल का, वाटर का, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। जिसका है उसको बाद में लिखा जाता है, जिसके सापेक्ष कहा जाता है उसको पीछे पहले लिखा जाता है, बराबर 4/3 हमने लिख लिया। एक अन्य पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, किसी अन्य पदार्थ का अपवर्तनांक है, किसी मीडियम, किसी मैटर का है, और वो किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष, एयर के सापेक्ष कितना है, 5/2 है। तब क्या है कि जल तथा उस ठोस, जल का उस ठोस, तब जल का उस ठोस के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। तब हमको निकालना है अपवर्तनांक जल का और उस ठोस यानी कि मैटर यानी कि ठोस, कोई भी धातु वस्तु मीडियम के सापेक्ष। तो जब यहाँ पे ऐसा होता है तो हमको क्या करना होता है, N2/N1 करना होता है, यानी NW/NM करना होता है। ठीक है, जो हमने लिखवाया था 1N2 = N2/N1 लिखवाया था, और साथ में लिखवाया था V1/V2। तो यहाँ पे हमको ये यूज करना है, यानी दूसरे को पहले ऊपर लिखना है और पहले को नीचे लिखना है। ठीक, तो हम यहाँ पे W वाला जो है ये वाला हिस्सा हम ऊपर रखेंगे, 4/3 को हमने ऊपर रख दिया, और यहाँ पे 5/2 को हमने नीचे रख दिया। उलट के गुणा कर देंगे तो 4/3 गुणते हो जाएगा 5/2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2/5 हो जाएगा, उलट के गुणा करना था। तो 5×3 = 15 हो जाएगा, और 4×2 = 8 हो जाएगा। तो 8/15 जो मिल गया हमारा, ये उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न हम देखेंगे, यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 फिर से लिखा है, हालांकि इसको 3 लिखना चाहिए था, पर बात को छोड़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है वायु में प्रकाश की चाल, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल V1 हम कह सकते हैं, या फिर हम C अकेले कह सकते हैं। ये 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। जल में प्रकाश की चाल, यानी कि इसको हम V2 कह सकते हैं, या फिर VW कह सकते हैं। वाटर में प्रकाश की चाल कितना है, 2.26×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो आपका जो अपवर्तनांक ज्ञात करना है वो W का ज्ञात करना है, और किसके सापेक्ष है, एयर के सापेक्ष है। यानी कि जब यहाँ पे आपको स्पीड दी गई है, तो आपको ये जो वेग होता है वो पहले एयर का लिखना होगा, बटे में W यानी कि वाटर वाला लिखना होगा। तो यहाँ पे हम VA/VW, ठीक है, VW कह सकते हैं, या फिर C/V कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे VW के बजाय हम V अकेले भी लिख सकते थे, तो C/V कर सकते हैं। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे C का मान हम रख देते हैं 3×10⁸, और V का मान रखते हैं 2.26×10⁸। ये पूरा मटेरियल कट जाएगा, और यहाँ पे ये जो गिनती मिल गई है ये भाग देने के लिए हो जाएगी। हमको 3/2.26 मिला है, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, और ये काट करके छोटा करेंगे। 2 से काटते हैं, 2 × 2 2 × 2 2 × 6, 2 से काट दिया, हमको यहाँ पे 150 मिल गया। तो अब यहाँ पे हम डेसिमल में लेके जाएंगे और इसको भाग देंगे, देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो इसके लिए हम भाग करेंगे, 113 से भाग करेंगे 150 में। सिंपल सी बात है, वो एक बार ही जाएगा, पहले 113 आएगा, और घटाने पे 10 में से 3 गया 7, और 4 में से 1 गया 3, डेसिमल लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, और यहाँ पे ये जाएगा 3 बार। 3 × 9, 3 × 9 3, और 3 × 9 3। तो यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, और 6 में से 3 गया 3, और कट गया। तो 1.3 लगभग मिल चुका है, और हम एक और बार लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पे 3 बार तो नहीं जा पाएगा, 2 ही बार जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। तो इतना 1.32 जो मिल रहा है यही अपवर्तनांक हो जाएगा, और वो भी हो जाएगा किसके सापेक्ष, ये हो जाएगा अपवर्तनांक का पानी का वायु के सापेक्ष। ठीक है, ये रही बात इसका। सही बात तो यही है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है और बड़े आराम से आप कर पाओगे। ये जो उदाहरण नंबर 3 दिया है, एक्चुअली में उदाहरण नंबर 4 है, लेकिन 3 ही हम लिख लेते हैं। तो आगे बात बढ़ाते हैं, वायु के सापेक्ष जल का। ठीक है, तो यहाँ पे वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक। तो यहाँ पे अपवर्तनांक दिया गया है पहले जल का वायु के सापेक्ष, फिर अपवर्तनांक दिया गया है कांच का वायु के सापेक्ष। ठीक है, तो ये पहला वाला है 1/3, दूसरा वाला है 1/2। हमको निकालना है जल का कांच के सापेक्ष।
हमको निकालना है अपवर्तनांक किसका, जल का, वाटर का, कांच के सापेक्ष। तो जब ऐसा अपवर्तनांक दिया गया होता है और दोनों ये समान है भैया, ये वायु के सापेक्ष वायु के सापेक्ष, एक स्थिति ये भी होती है कि अगर यहाँ पे ये अलग चीज़ें दी गई हैं तो हमको थोड़ा सा समझ के रखना होता है। खैर यहाँ पे हम इसको एक तरीके से हल कर देते हैं, फिर एक दूसरा तरीका भी बताते हैं। तो यहाँ पे हमको निकालना है किसका, जल का यानी वाटर का, कांच के सापेक्ष यानी कांच के सापेक्ष। तो ऐसी स्थिति में हमको अपवर्तनांक रखना होगा जल का, बटे करना होगा अपवर्तनांक रखना होगा कांच का। तो हमने रख दिया है। तो यहाँ पे NW बराबर 1/3 है, रख दिया, और NG बराबर कितना है, 1/2 है। अब यहाँ पे एक बात ना करेंगे, वो कॉमन बात है, एक ही बात है। तो यहाँ पे 1/3 गुणित 2/1 हो जाएगा, यानी 2/3 आंसर मिल जाएगा। ये अपवर्तनांक हो गया। एक स्थिति और होती है इस सवाल को हल करने के लिए, अभी मैंने बताया था ANW गुणते WNG गुणते GNA बराबर 1 होता है। ये तीनों स्थितियां होती हैं, तीनों को गुणा करना के, ठीक है। ये 1 है, ये 2, ये 3, ठीक है। 1 2 2 3 3 1, यानी कि वही रिवर्स क्रम चल रहा है। ऐसी स्थिति में हम भी 2 लोग दिए गए हैं तो तीसरे का मान निकाल सकते हैं। जैसे ANW दिया गया है, ANW बराबर 1/3 है, तो यहाँ पे 1/3 रख देते हैं। इसको काटते हैं पहले, नहीं गलती हो जाएगी। तो 1/3 हो गया, गुणते WNG। तो यहाँ पे देखिए WNG तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन WNG जैसा कुछ हमको निकालना है। और यहाँ पे GNA लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है ANG लिखा है। तो GNA निकालने के लिए हमको इसको उलटना पड़ेगा, 2/1 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इसका रिवर्स होता है ना, ठीक है। इसका पूरा अपोजिट होता है, बटे में हो जाता है। तो अगर ये पूरा सही से दिया गया होता है 2 बटे, अगर 2 दिया होता है तो 1/2 हो जाता, और 1/2 दिया है तो 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो GNA, तो यहाँ पे GNA जहाँ है वहाँ पे हम लिख देते हैं 2 बराबर 1 है, और यहाँ पे WNG है 2 और 1/3 का गुणा हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा बराबर 1/, ये नीचे चला जाएगा WNG। और हमको निकालना था GNW, यानी कि इस चीज़ का ठीक अपोजिट निकालना था। तो ये बटे में पहले से है, तो इसको जब ऊपर पहुंचाया जाएगा तो ये हो जाएगा GNW। बात समझेंगे? देखिए देखिए GNW बराबर हो जाएगा 1/WNG, ठीक है। तो 1/WNG जो दिया था उसको GNW में हमने कन्वर्ट कर दिया है, और जो सीधा 2/3 के बराबर होगा। तो देखिए अब इसको उल्टा, तो ये मत कहिए कि इसको भी उल्टा है हमने, ये हमने उल्टा नहीं है, इसके बराबर ये होता है, तो हमने इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। तो ये दूसरे तरीके से भी आपको वही सेम उत्तर मिलेगा जो यहाँ पे मिला है। तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं चेक पॉइंट पर, जो कि आपके अध्ययन की किताब में ही अकेले मिलता है। तो इन क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे और उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सो क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि आपतित किरण अभिलंब से 30 अंश का कोण बनाती है, तो आपतन कोण 30 अंश तथा अपवर्तित किरण यानी अपवर्तन कोण 45 अंश। तो माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल सा काम है। अपवर्तनांक बराबर होता है sin i यानी sin 30, और अपवर्तित किरण जो जा रही है अपवर्तन कोण के साथ sin i sin r, यानी कि यहाँ पे 45 हो जाएगा। sin 30 का मान जो होता है वो होता है 1/2, और sin 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है। उलट के गुणा करेंगे तो 1/2 इंटू 1/√2/1 हो जाएगा। सॉरी, ये उलट के गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे √2/2 मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया था कि इससे एक कट जाएगा तो √2 बार ही जाता है, तो 1/√2 मिल जाएगा। ये अपवर्तनांक हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि निर्वात में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल की 3 गुनी है, तो भाई यहाँ पे स्पीड दिया है। तो दूसरे सवाल की बात करते हैं। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल यानी प्रकाश की चाल जो कि वैक्यूम में है, ठीक है, यहाँ पे हम इसको C कह लेते हैं। ये जो निर्वात में प्रकाश की चाल है वो जल में प्रकाश की चाल की 3 गुनी है।
तो जो प्रकाश की चाल है जल में, वाटर में, वो उसकी 3 गुनी, अगर ये x है तो इसकी 3 गुनी 3x है। तो जल का अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है, जल का अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है। तो अगर हम अपवर्तनांक बात करेंगे पानी की और वैक्यूम के सापेक्ष यानी कि निर्वात के सापेक्ष, तो हमको यहाँ पे V1/V2 रखना होता है, यानी कि हमको ये C को ऊपर रखना होगा और VW यानी कि वो नीचे रखना होगा। तो C का मान 3x है बटे x, यहाँ से कट जाएगा तो 3 मिल जाएगा, यानी अपवर्तनांक कितना मिल चुका है, वो 3 मिल चुका है। आगे बात करेंगे हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, ये आपको देखने के बाद मिल जाएगा। ये 2.242 होता है, ये हीरे का अपवर्तनांक होता है। साथ में दिया गया है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक दिए गए हैं। तो ये तो क्वेश्चन हो चुका था ना, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक, तो उसी चीज़ का है। तो यहाँ पे दिया गया है वायु के सापेक्ष जल, वाटर का अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष 4/5 और अपवर्तनांक है कांच का यानी ग्लास का वायु के सापेक्ष वो है 5/2। ऐसे में हमको निकालना है जल का कांच के सापेक्ष, तो हमको निकालना है अपवर्तनांक जल का, वो भी कांच के सापेक्ष। जब ऐसी स्थिति होती है तो NW को ऊपर रखेंगे और NG को नीचे रखेंगे, तो ये जो चीज़ें हैं इनको रखेंगे। NG को नीचे रखेंगे तो ऊपर रखेंगे 4/5, नीचे रखेंगे 5/2, उलट के गुणा करेंगे 4/5 गुणते 2/5 हो जाएगा, उलट के गुणा 5/25 हो रहा है और 4 2 नहीं 8 हो रहा है बटे 25 हो रहा है। तो यहाँ पे 8/25 मिल रहा है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये रहा पूरा सॉल्व, और आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इन प्रश्नों को करना है। अगली वीडियो में हम इसमें आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।